जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। कहने का मतलब है कि जो हमें स्वरूप दिखाई पड़ता है पृथ्वी का, उसका जो आंतरिक हिस्सा है वह कैसे बना हुआ है और इसका ज्ञान हमको कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें बताती हैं। क्रस्ट मेंटल कोर हमें जो पता चला है, क्योंकि पृथ्वी पर अभी हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बना पाए या आर पार खुदाई तो हमने की नहीं है। तो पृथ्वी की संरचना जानने का जो प्रयास किया गया वह कैसे है और क्या संरचना निकल करके आई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, ये जानेंगे। और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस टू स्टडीज अर्थ इंटीरियर अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ स्टडी हैं, अध्ययन के क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं, अर्थात हमें आंतरिक संरचना का पता कैसे चलता है। दो तरीके के सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज, अर्थात जिनसे हमें डायरेक्ट ये पता चलता है कि पृथ्वी आंतरिक रूप में कैसी है, और दूसरे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज जिनसे हम अनुमान के आधार पर लगाते हैं कि यह घटना ऐसे घट रही है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे होगी। डायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो उसमें सरफेस रॉक यानी सतह पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, जो सरफेस रॉक है वह बेहद महत्वपूर्ण है। इट गिव एन आइडिया ऑफ द सरफेस कंपोजिशन। रॉक्स की अगर हम बात करें तो तीन तरीके की रॉक्स मिलती है। पहला है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। इग्नियस रॉक फॉर्म फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के कूल होने या लावा के कूल होने से बनता है, ठंडे होने से होता है। क्या मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? जो इनसाइड क्रस्ट यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में मिले वह है मैग्मा, और जो आउटर हिस्से में मोल्टेन रॉक है वह है लावा। कहने का मतलब है कि मैग्मा में लावा प्लस तमाम रॉक फ्रैगमेंट जो है वो रहेंगे, रॉक्स के टुकड़े, जैसे वोल्केनिक रॉक, लैपिली, स्कोरिया, अलग अलग उनके साइज के आधार पर नाम दिए जाते हैं। टर्फ, ये सब नाम दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है गैसेस प्लस ऐश प्लस डस्ट पार्टिकल्स प्लस वाटर वेपर, ये सारी चीजें मिल करके निर्माण करती हैं मैग्मा का। तो मैग्मा इनसाइड द क्रस्ट होता है और लावा जो है यह आउटसाइड द क्रस्ट है, और यह एक्सट्रूसिव संरचनाएं बनाता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक को इनके आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्थात इंट्रूसिव, जिनको हम प्लूटोनिक भी कहते हैं। दे फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल स्लोली बेनीथ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड गैब्रो। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक की अगर हम बात करें, यानी बाहरी रूप में जो वोल्केनिक चट्टानें हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो मैग्मा बाहर निकलता है, जो मोल्टेन रॉक है यानी लावा है, इससे जो बनती हैं, यानी दे फॉर्म फ्रॉम लावा दैट कूल्स क्विकली ऑन अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल रायोलाइट, बेसाल्ट्स एटसेट्रा। जैसे ओबिसिडियन हो गया, रायोलाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब। ऐसे ही दूसरे प्रकार की जो रॉक्स हैं जिनसे हमें सरफेस और अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है वो है सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी या परतदार चट्टानें, क्रिएटेड फ्रॉम द एक्युमुलेशन एंड कॉम्पैक्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर टाइम। ये जो है अवसाद या टुकड़ों के एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाने के परिणाम स्वरूप, यानी कहीं से जो है चट्टानें टूट करके आती हैं इरोजन के माध्यम से,
वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस होती है, वहां से टूट करके किसी मीडियम द्वारा, एयर, वाटर के द्वारा और आइस के द्वारा बहा कर ले आई जाती हैं और कहीं दूसरी जगह पर ये जो है कॉम्पैक्टेड एंड सेडिमेंटेड होती हैं, तो ये चट्टानें बन करके आती हैं, अवसादी या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स तब बन करके आती हैं। इनमें अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। पहला है क्लास्टिक। क्लास्टिक रॉक्स की अगर हम बात करें तो दे मेड फ्रॉम फ्रैगमेंट्स ऑफ अदर रॉक, ये अन्य प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों से बनती हैं, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन एंड कंग्लोमोरेट। दूसरा है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। दे फॉर्म व्हेन मिनरल प्रेसिपिटेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन वाया केमिकल प्रोसेस, यानी मिनरल का प्रेसिपिटेशन केमिकली जब हो रहा हो तब केमिकल सेडिमेंट्री रॉक बनती है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन एंड जिप्सम। ऐसे ही ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब जीवधारियों के अवशेष जो है जमा होकर के रॉक्स के रूप में रहते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं और देन अंततः रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब उनको हम ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। यानी हम जो है उनको कैसे प्राप्त करते हैं? फॉसिल्स कन्वर्जन के माध्यम से, जैसे कॉक्विना। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें तो दे फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट एंड प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चट्टान वह जो है मैग्मा के संपर्क में आती है या लावा के संपर्क में आती है और उसमें मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, तो ऐसी रॉक को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और इस प्रोसेस को हीट के द्वारा हो रहा है, चूंकि कांटेक्ट में आने में हो रहा है, इसलिए इसको कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और जब जो है लगातार प्रेशर पड़ता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस हुई और प्लेटें जो है वो एक दूसरे से टकराई और नीचे की तरफ सबमर्ज हुई और उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, या आपस में प्लेटें टकराई तो बीच में जो अवसाद वगैरह उस पर जो प्रेशर पड़ा, उसके कारण जो मेटामॉर्फिज्म होता है वह प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिज्म है। ऐसे मेटामॉर्फिज्म को रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और दूसरा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो ये 2 तरीके के मेटामॉर्फिज्म हैं। एक जो है होता है किसके कारण? हीट के कारण होता है। जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है ये किसके कारण हो रहा है? हीट के कारण हो रहा है। और जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म है ये किसके कारण हो रहा है? ये प्रेशर के कारण। तो ये 2 तरीके से प्रोसेस है जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को बनाती है। इसमें भी अगर हम देखें टाइप की, तो नॉन फोलिएटेड और फोलिएटेड 2 प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। फोलिएटेड रॉक्स का मतलब हो गया दे हैव अ लेयर्ड और बैंडेड अपीयरेंस ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल का अलाइनमेंट इस प्रकार से होता है, खनिजों का अलाइनमेंट इस प्रकार से होता है कि ये जो है बैंडेड अपीयरेंस लेते हैं, यानी धारी नुमा अपीयरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल नीस एंड स्लेट। एंड नॉन फोलिएटेड का मतलब दोज मेटामॉर्फिक रॉक विच डू नॉट हैव लेयर्स। ऐसी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें जिनमें लेयर्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल या हॉर्नफिल्स। इनसे ये डायरेक्ट सोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर के विषय में बताते हैं, सरफेस रॉक्स की अगर हम बात करें। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के विषय में पता चलता है। वोल्केनो क्या है? इट इज एन अपर्चर ऑन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा इमर्ज आउट। पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र है जिससे मैग्मा बाहर निकल करके आता है। एंड मैग्मा फ्रॉम द डीप इंटीरियर एनालाइज्ड फॉर मिनरल कंटेंट। जो मैग्मा डीप इंटीरियर से निकल करके बाहर की तरफ आ रहा है वह हमें क्या करता है? इंटीरियर के विषय में, उसके मिनरल कंटेंट के विषय में जानकारी देता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहां पर इंटरनल लेवल पर जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो रॉक्स मोल्टेन फॉर्मेट में मौजूद हैं, उनमें क्या क्या चीजें शामिल है।
तो वोल्केनिक इरप्शन से भी हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चलता है। इसके अलावा जो तमाम पायरोक्लास्टिक फ्लो निकल करके आता है, लावा से जो तमाम चट्टानें बनती हैं, लावा फ्लो के परिणाम स्वरूप, उससे भी उसका हम अध्ययन करते हैं और इससे जो है हमें अर्थ के इंटीरियर के विषय में, उसके मिनरल कंटेंट के विषय में, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके विषय में पता चलता है। इसके अलावा माइनिंग प्रोजेक्ट, इट रिवील प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन एट शैलो डेप्थ। बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं। माइनिंग प्रोजेक्ट क्या है, वो थोड़े अर्थ क्रस्ट में थोड़ी गहराई तक होता है। जो सबसे ज्यादा अब तक का डीप डिगिंग किया गया है वो रसा में किया गया है, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर तक का। उससे ज्यादा अभी तक पृथ्वी पर मानव द्वारा कोई क्रैक नहीं बनाया गया, कोई होल नहीं बनाया गया। इसमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की माइनिंग है, जैसे सॉफ्ट माइनिंग है, वर्टिकल सॉफ्ट लगा करके इसमें नीचे की तरफ जाते हैं और फिर जो मिनरल कंटेंट है इनको बाहर निकालते हैं। तो हम नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर कहां पर किस प्रकार से है, टेम्परेचर कैसा है और वहां की रॉक्स का कंपोजिशन कैसा है, ये सब पता चलता है। और तमाम मिनरल्स वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उनको बाहर निकाला जाता है हर एक लेवल से और फिर उनके अध्ययन से हमें अर्थ के शैलो डेप्थ के इंटीरियर वाले हिस्से का पता चलता है, यानी आंतरिक हिस्सा जो कि बहुत ऊपरी वाला आंतरिक हिस्सा, यानी क्रस्ट का जो अप टू 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक का जो डेप्थ वाला हिस्सा है, वहां पर किस प्रकार की रॉक्स हैं, कैसी चट्टानें मिलती हैं, उनका पता हमको माइनिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से चलता है। इसके अलावा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, गहरे समुद्रों में क्या होता है, पेट्रोलियम वगैरह के लिए ड्रिल किया जाता है। रॉक्स में जो है, रॉक्स लेयर के बीच में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फंसी होती हैं, उनको निकालने के लिए डीप ड्रिलिंग की जाती है और फिर उनको निकाला जाता है। तो उन रॉक्स और उसके भीतर की जो तमाम सारी संरचनाएं हैं उनके विषय में पता चलता है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे कोलबेड मीथेन हो गया, या जो हमारे एटॉमिक जो वेस्टेज निकलते हैं उनको जो है ओशियन में डीप ड्रिल करके दबाया जाता है। जैसे ओशियन में डीप ड्रिल करके दबाने के लिए क्या किया जाता है कि ओशियन के सरफेस पर एक डीप ड्रिलिंग कर दी जाती है और इसमें जो है न्यूक्लियर वेस्टेज को इंसर्ट किया जाता है और फिर इसको एक कैपिंग से कवर किया जाता है। फिर अगला लेयर लगाई जाती है न्यूक्लियर वेस्टेज की, फिर उसके बाद उसको भी कैपिंग से कवर किया जाता है। फिर इस तरीके से जो है ड्रिलिंग करके कैपिंग कवरेज की जाती है, डीप ड्रिलिंग की जाती है तमाम न्यूक्लियर वेस्टेज की और उनको जो है पैक आउट किया जाता है। ठीक है, जब ये भर जाता है दूसरी जगह ड्रिल करके फिर न्यूक्लियर वेस्टेज को डाला जाता है। जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर से तमाम न्यूक्लियर वेस्टेज, आइसोटोप्स और तमाम सारी चीजें निकलती हैं, उनको ओशियन में डीप ड्रिल करके हटाया जाता है ताकि मानव जाति के लिए, जीव जगत के लिए वो खतरा नहीं बने और हमारा जो बायोस्फीयर है वो सही ढंग से काम कर पाए। इसलिए जो है उनको डीप ड्रिल करके हटाया जाता है। उससे भी हमें क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर के विषय में पता चलता है, क्योंकि हम डीप में जा रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं और वहां से रॉक्स वगैरह निकलती हैं चीजें, तो उनका अध्ययन करते हैं हम। स्टडी करने के बाद जो है हमें उनके स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, अन्य चीजों के विषय में पता चलता है। ये तो हो गए डायरेक्ट सोर्सेस की बात। नाउ कम टू द इनडायरेक्ट सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए जो इनडायरेक्ट सोर्सेस है, उनमें अगर हम बात करें तो सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे, इट हेल्प इन्फो फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड ऑफ लेयर्स। ये हमें ये बताती हैं कि कौन सी लेयर सॉलिड है, कौन सी लेयर लिक्विड है। जैसे अगर हम बात करें तो इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आयरन और निकिल का बना हुआ है, इससे पता चलता है। जो मेंटल है वो मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट का बना हुआ है और मोल्जिन फॉर्मेट में है, फ्लूइड स्टेट में है, ये पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि अलग अलग प्रकार की सिस्मिक वेव होती हैं जिनको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है बॉडी वेव्स और दूसरा है सरफेस वेव्स। अब जब हम बात करते हैं बॉडी वेव्स की, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी वेव्स ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव करती है।
इट मूव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में मूव करती है। जबकि जो हमारा एस वेव्स है, जिसको हम आफ्टर शॉक वेव कहते हैं, इसको हम प्राइमरी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबवत चलती हैं। इनकी स्पीड साउंड वेव्स के इक्विवेलेंट होती है, नियर टू बी इक्विवेलेंट होती है, इसलिए इनको साउंड वेव्स भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करें तो इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं या आफ्टर शॉक वेव कहते हैं, यानी शॉक के बाद शॉक देती हैं। अब ये जो है लिक्विड मीडियम में गति नहीं करती हैं, तो लिक्विड मीडियम में शैडो जोन बनाएंगी, तो उस शैडो जोन से पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो प्राइमरी वेव का जो शैडो जोन है वह किस प्रकार से बनता है और सेकेंडरी वेव का जो शैडो जोन बनता है वह किस प्रकार से बनता है, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें यह पता चलता है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में डेप्थ में जाने पर हमें जो है लिक्विड या मोल्टन फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी। बॉडी वेव्स का मतलब अर्थ की बॉडी में जो वेव्स आती हैं, यानी इंटीरियर पार्ट में जो सिस्मिक वेव चलती हैं, उनके आधार पर हमें सॉलिड लिक्विड लेयर का पता चलता है, कौन सी लेयर लिक्विड है, कौन सी सॉलिड है, ये सारी चीजें पता चलती। इससे जो है अर्थ के इंटीरियर में जो लेयर्स हैं उनके फिजिकल स्टेट के विषय में, उनके भौतिक अवस्था के विषय में हमको पता चलता है। ना ग्रेविटेशनल वेरिएशंस की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, और ग्रेविटी या जो है मिनिमम और मैक्सिमम के रूप में रहती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर जहां पर मैक्सिमम होगा, जैसे इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है तो ग्रेविटी मिनिमम है, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा तो ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर तय करता है। जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा ग्रेविटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह कम होता जाएगा ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। सो ग्रेविटेशनल वेरिएशन ये बताता है कि पृथ्वी पर अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजीनियस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक समान रूप से जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अलग अलग जगहों पर अर्थ का मास जो है वो अलग अलग है, और ये कैसे पता चलता है? ग्रेविटेशनल वेरिएशन के माध्यम से। गुरुत्वाकर्षण में जो अंतर होता है इक्वेटर से लेकर के पोल तक, उसके आधार पर पता चलता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड डेटा की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड डेटा रिवील्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यह हमें बताता है, मैग्नेटिक फील्ड डेटा का जब हम अध्ययन करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डेटा का ये अध्ययन अगर हम करें तो हमें ये पता चलता है कि कहां पर जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, कहां पर जो है फेरस मेटल हैं, कहां पर नॉन फेरस मिनरल्स हैं, कहां पर जो है गैसियस मिनरल्स हैं, कहां पर प्रीसियस मिनरल्स हैं, या किस वाल एरिया में इंटीरियर में अगर हम देखें तो कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा होंगे, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल कम होंगे, कैसे जो है मैग्नेटिक पावर हर जगह की डिसाइड होती है, और मैग्नेटिक पोल हमारे कैसे शिफ्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है मैग्नेटिक फील्ड डेटा के माध्यम से तय होती है। और इससे भी अर्थ के इंटीरियर के विषय में पता चलता है, आंतरिक संरचना भी पता चलती है कि वहां पर किस प्रकार से मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड डेटा वो क्या करेगा? हायर वैल्यू दिखाएगा, और जहां पर कम होगा वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेटा की जो वैल्यू होगी वो लोअर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। नाउ मेटियोराइट्स, एक्चुअल में अर्थ के जब निर्माण हो रहा था तो अर्थ का निर्माण हुआ है प्लैटिनॉइड से। तमाम छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स जब इनिशियल स्टेज में थे वो सेल्फ ग्रेविटी से जुड़े, अलग अलग पार्ट्स जो है वो सेल्फ ग्रेविटी से जुड़े अलग अलग जगहों पर। और अर्थ के निर्माण की जब प्रक्रिया इनिशियल स्टेज में जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये छोटे छोटे चंक बन करके आए नेबुला के से, जब हमारा सोलर सिस्टम बना, और ये आपस में जुड़ते चले गए, ढेर सारे अरबों खरबों पार्ट्स ये जुड़े, तब हमारा अर्थ बना। यानी ये माना जाता है कि जो हमारा
सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने हुए हैं वह इन्हीं प्लैटिनॉइड से बने हुए हैं, इन्हीं जो है ग्रहाणुओं से बने हुए, ग्रहों के निर्माण करने वाले अणु प्लैटिनॉइड्स ग्रहाणु। अब अर्थ के इंटीरियर को इसी कंपोजिशन जैसा माना जाएगा, क्योंकि इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, तो लगभग इन्हीं के जैसा होगा। इसीलिए मेटियोराइट्स का अध्ययन करके हमें पता चलता है। जैसे अगर इस प्रकार की जो है मेटियोराइट्स हमको मिलती है तो माना जाता है कि ये मार्शियन मेटियोराइट्स है, मंगल ग्रह की मेटियोराइट्स। ठीक है, मंगल ग्रह का निर्माण जिससे हुआ है वो प्लैटिनॉइड्स भटक करके अर्थ के ऑर्बिट में आ गए हैं और फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के सरफेस पर आ गए और फिर हमको मिले। ऐसे ही लूनर मेटियोराइट्स इस तरीके के होते हैं। लूनर मेटियोराइट्स की अगर हम बात करें, यानी थिया के इंपैक्ट के माध्यम से जो पार्टिकल्स बाहर निकले, थिया या इंपैक्टर जिसको बोला जाता है, उसको कॉमनली थिया कॉल कहा जाता है। जब अर्थ का निर्माण हो रहा था तो थिया नाम का एक इंपैक्टर आकर के टकराया और फिर वो ही हमारा मून बना। उससे जो फ्रैगमेंट बचे हुए हैं वो लूनर मेटियोराइट्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लैटिनॉइड्स जो अर्थ के निर्माण में शामिल होते हैं उनको एस्टेरॉयड मेटियोराइट कहते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं, यानी मार्स और जुपिटर के बीच वाले बेल्ट से निकल करके जो तमाम पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स आते हैं, प्लैटिनॉइड्स आते हैं, वो एस्टेरॉयड जो है वो एस्टेरॉयड मेटियोराइट कहलाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मेटियोराइट्स हैं जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी देते हैं, अर्थ के इंटीरियर के विषय में बताते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन की अगर हम बात करें, यानी तापमान और दाब का वेरिएशन अलग अलग है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर वो फ्लूइड है, मेंटल जो है वो प्लास्टिक स्टेट में है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है वो बदलती रहती है। एंड इट शो हाउ कंडीशन चेंज विथ डेप्थ। इनर कोर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा न सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा बल्कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और ज्यादा प्रेशर हो जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कैसा बिहेव करेगा, सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि मेल्ट नहीं करेगा तो सॉलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन भी अर्थ के इंटीरियर के विषय में हमको बताते हैं कि कैसे कौन सा स्टेट प्लास्टिक स्टेट में है, कौन सा फ्लूइड स्टेट में है, कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा रॉक्स के स्टेट में है, कौन सा सेमी फ्लूइड के स्टेट में है। तो अलग अलग लेयर किस प्रकार से बिहेव करती है उसके विषय में हमें टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन से पता चलता है। हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, और इसमें भी हम बात करेंगे मैकेनिकल या रियोलॉजिकल डिवीजन की, विच बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड स्टेट के ऊपर, यानी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर या कोर कैसे डिवाइड है और कहां पर जो है ये कैसे डिवाइड किया गया है, किस तरीके से कौन सी लेयर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर इज रिजिड आउटर लेयर, मीन्स वेल क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, इसको मिला करके लिथोस्फीयर कहा जाता है। यानी इसमें शामिल होता है क्या क्या हिस्सा, आउटर क्रस्ट, प्लस इनर क्रस्ट, प्लस कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, प्लस आउटर मेंटल और अपर मोस्ट मेंटल। ये इतने पार्ट मिल करके बनाते हैं
मेंटल लिथोस्फीयर को, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की बात की जा रही है। सो इट इज अ रिजिड आउटर लेयर, बहुत ठोस लेयर होती है, रॉक्स की बनी होती है, चट्टानी स्वरूप में पाई जाती है, जनरली ठोस होती है। सो क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी एंड अपर मोस्ट मेंटल, ये जो है सारे पार्ट मिल करके बनाते हैं हमारा लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल को। इसके ठीक नीचे जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल। इट इज सॉफ्ट डक्टाइल लेयर बेनिथ द लिथोस्फीयर। जैसे आप लोगों ने कोल तार देखा है, कोल तार जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लगभग वैसा ही। और जब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर दो पार्ट में होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय परपट्टी, और दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट वाला हिस्सा। लिथोस्फीयर में दोनों पार्ट होते हैं। जब हम बात करते हैं स्थेनोस्फीयर की, तो ये सॉफ्ट डक्टाइल लेयर है, जस्ट बिनीथ द लिथोस्फीयर है। और एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि इसका जो स्टेज होता है, कौन से स्टेट में मिलती है, ये प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक की जो आप यूज करते हैं वो वाला नहीं, प्लास्टिक स्टेट वाला प्लास्टिक जो कि स्टील से भी काफी मजबूत होता है, कई 100 गुना मजबूत होता है। अब डेप्थ की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर यह जो है अप टू 100 किलोमीटर तक मिलता है, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। अप टू यानी हर जगह इसका जो डेप्थ है वो वैरी करता रहता है, ठीक है, यानी अप टू 100 किलोमीटर तक की डेप्थ तक मिलता है। ऐसे ही जब हम बात करते स्थेनोस्फीयर की, तो अप टू 200 किलोमीटर तक मिलता है। और जो हमारा अपर मेंटल वाला हिस्सा माना जाता है वो अप टू 670 किलोमीटर तक का माना जाता है। और उसमें जो अपर मोस्ट मेंटल वाला हिस्सा है वह लिथोस्फीयर का पार्ट है, और बाकी जो है उसमें से काफी बड़ा चंक जो है वो किसका पार्ट है, तो स्थेनोस्फीयर का पार्ट है। तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा, स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल। इसके अलावा मीजोस्फीरिक मेंटल, इट इज अ लोअर मेंटल, इट इज अ सॉलिड बट कैपेबल टू फ्लो, यानी इसको आप सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो जनरली अगर हम सिस्मिक वेव वेलोसिटी के आधार पर जो है निर्धारित करें, तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला हिस्सा है वो अप टू 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वेलोसिटी रहती है इसमें सिस्मिक वेव की। ओशियानिक क्रस्ट में जो वेलोसिटी रहती है वो 7 किलोमीटर पर सेकंड की रहती है, और इसके आधार पर यह तय होता है कि कहां तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कहां पर ओशियानिक क्रस्ट। अपर मेंटल की बात करें तो उसमें 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रहती है सिस्मिक वेव की। और जब हम बात करते हैं अपर मेंटल के निचले हिस्से की, यानी अपर मोस्ट मेंटल और अपर मेंटल की अगर हम डिवीजन को बात करें, तो अपर मेंटल में 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है और अपर मोस्ट मेंटल में 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद मेंटल या प्रावार वाले हिस्से की, जो लोअर मेंटल वाला हिस्सा या निचला प्रावार वाला हिस्सा है, उसमें सिस्मिक वेव्स 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। और चूंकि 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, इसीलिए इसको एक अलग नाम दिया जाता है, मीजोस्फीयर कहा जाता है। वैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अर्थ का स्ट्रक्चर क्रस्ट, मेंटल, कोर में बटा होता है, यानी परपटी, प्रावार और क्रोड में बटा होता है। बट मैकेनिकल रूप में, ये तो कंपोजिशनल फॉर्मेट में हो गया। अगर हम मैकेनिकल रूप में देखें तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, इसके अलावा आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड है। आउटर कोर में सिस्मिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो फिर से 8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, और इनर कोर में 11 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और इससे जो है हर एक लेयर की जो स्टेट है वो पता चलती है। और इसीलिए माना जाता है कि मेंटल या प्रावार का जो निचला हिस्सा है, इट हैज सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, मींस वाइल सॉलिड बट कैपेबल टू फ्लो। ठोस तो है लेकिन फ्लो भी कर सकता है, जेली से थोड़ा सा और जो है सॉफ्ट, यानी जो जेली आपकी सॉफ्ट हो जाती है उस तरीके का कि वो कैपेबल टू फ्लो होती है लेकिन सॉलिड जैसी दिखती है।
इसके अलावा आउटर कोर वाला हिस्सा, वाह्य क्रूड का हिस्सा, इट इज अ लिक्विड लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। जब हम बात करते हैं हमारे क्रस्ट की यानी अपर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो ये अप टू 40 किलोमीटर तक मिलता है। मेंटल या प्रावार वाले हिस्से की बात करें तो ये अप टू 2900 किलोमीटर मिलता है, 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलता है। जो हमारा आउटर कोर है यह बना हुआ है आयरन एंड निकल का, इसको हम साल्ट में बोलते हैं किसका बना हुआ है, तो नीफे का बना हुआ है। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो ये लिक्विड लेयर है, यानी जैसे आप कभी जो है किसी फैक्ट्री वगैरह में जाएं जहां पर मोल्ड फैक्ट्री, कास्ट एंड मोल्ड फैक्ट्री वगैरह में जाएं तो मोल्टन जो मटेरियल होता है, पिघला हुआ जो धातु होता है, उसके मोल्टन मेटल होता है जो पिघली हुई धातु होती है, वैसा दिखाई देता है ये। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, कैसा है हमारा आउटर कोर, मोल्टन फॉर्मेट में है, लिक्विड लेयर में, और बना किसका है, तो आयरन एंड निकल का बना हुआ है। साल्ट में इसको हम बोलते हैं नीफे का बना हुआ है। नाउ इनर कोर की बात करते हैं। इनर कोर इज ए सॉलिड लेयर। Why it is solid? Due to extreme pressure. जैसा मैंने आपको बताया था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, एंड एक्सट्रीम प्रेशर की कंडीशन में बहुत डेप्थ में जाएंगे, एक्सट्रीम प्रेशर हो जाएगा, और एक्सट्रीम प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा कि क्रिस्टल मेल्ट नहीं करेंगे। हालांकि जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर वो सन सरफेस से भी ज्यादा है, इट इज हॉटर देन द सन सरफेस, अप्रोक्स 55 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको माना जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, लगभग इतना। जबकि अर्थ के सरफेस का कितना, 5800 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में है। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा, तो आयरन रिमेन्स इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। आयरन जो है सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्मेट में बने रहेंगे, और इसलिए हमारा इनर कोर क्या है, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, और उसमें हम चर्चा करने वाले हैं केमिकल अर्थात कंपोजिशनल डिवीजन की, विच इज बेस्ड ऑन मटेरियल कंपोजिशन, यानी अलग अलग लेयर में कौन कौन से मटेरियल हैं, और अलग अलग लेयर का जो डिवीजन किया जाता है वह मटेरियल के आधार पर, मटेरियल के कंपोजिशन के आधार पर, यानी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल एटसेट्रा, इन सब के आधार पर कैसे जो है केमिकली लेयर को डिवाइड किया जाता है, इसको हम देखें। जैसे अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट सॉलिड सिलिकेट लेयर है, द आउटर मोस्ट सॉलिड सिलिकेट लेयर इज नोन एज क्रस्ट। इसको हम क्रस्ट या परपटी कहते हैं। इट इज अ वेरी थिन लेयर एंड एक्सपैंडेड फ्रॉम 3 to 30 माइल्स, यानी 5 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये क्रस्ट वाला हिस्सा फैला हुआ है, 5 to 50 किलोमीटर तक। और जो हमारा मेंटल यानी प्रावार वाला हिस्सा, ये क्या है, मोबाइल है, ये अर्थ मूव कर रही तो उसके साथ साथ जो ये गति कर रहा है। और जो कोर वाला हिस्सा है, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, इनर कोर तक आते आते तो टेम्परेचर पहुंच जाता है, वह कितना, तो अप्रोक्स 6000 तक पहुंच जाता है, अर्थ सन के सरफेस से भी ज्यादा। जो फोटोस्फीयर है उससे कहीं ज्यादा, जो सन का विजुअल पार्ट है उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है कोर वाले हिस्से में। और जैसे अगर हम क्रस्ट की बात करें तो बाई वॉल्यूम इट मेक 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ, यानी वॉल्यूम के आधार पर ये क्रस्ट या परपटी का हिस्सा बहुत कम परसेंटेज बनाता है, 0.5 से लेकर के 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम का हिस्सा बनाता है। इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी। ध्यान से समझिएगा, जब हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो इट इज अ बेसिकली
बेसाल्टिक एंड 5 to 30 किलोमीटर डेप्थ तक होती है, और कॉन्टिनेंटल का मतलब ये काफी मोटी होती है, 50 to 70 किलोमीटर तक, अप टू 100 किलोमीटर तक होती है। जैसे माउंटेन्स जहां पर होगा तो ग्रेनाइटिक प्रकार की रॉक्स से ये बना होता है। जहां पर माउंटेन वगैरह है वहां पर इसकी डेप्थ जो है वो 100 किलोमीटर तक भी चली जाती है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट इस प्रकार से होती है। इनकी थिकनेस अलग अलग होती है। थिकनेस का मतलब होता है उस लेयर की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, और किस प्रकार से जनरली ये बनी हुई, कौन से प्रकार की रॉक से, तो बेसाल्टिक रॉक से। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें मेजर चंक किसका है, ग्रेनाइटिक रॉक का। बट ऐसा नहीं है कि केवल यही रॉक होंगी, और भी बहुत सारी रॉक्स हैं, पॉलीएटॉमिक मिनरल्स जो है बहुत सारे हैं, तो तमाम प्रकार के रॉक्स जो है होती हैं। बट मेनली जो है ओशियानिक क्रस्ट वो बेसाल्टिक टाइप की होती है, और कॉन्टिनेंटल जो है ग्रेनाइटिक टाइप की होती है। इनके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर एंड इनर पार्ट। आउटर इज सेडिमेंट्री, स्थिर होता है, बट बिलो इग्नियस। आउटर में अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री यानी अवसादी या परतदार चट्टानें हैं, और इसी पर आउटर वाले क्रस्ट पर ही तमाम सारे जो हम लोग रह रहे हैं और सारे जो घर मकान और तमाम सारी चीजें बनी वो आउटर क्रस्ट का ही पार्ट है। इसके बिलो वाले हिस्से में अगर हम चले तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, यानी ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट वाली स्थिति मिलती है मेटामॉर्फिक में। क्रस्ट के मेजर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ये जो है 46.6% होता है। हमारी पर्पटी का अधिकांश हिस्सा किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन का बना हुआ है, 46.6%। सिलिकॉन की बात करें तो 27.7% है। एल्यूमिनियम 8.1% है। ठीक है, क्रस्ट वाले हिस्से की बात करें तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए, सिर्फ हम मेटल कंटेंट की बात करें तो, या मेजर एलिमेंट की बात करें तो किसका बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं सियोल का बना हुआ है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में कहते हैं सियोल का बना हुआ है। यानी सियोल का मतलब हो गया क्या, सिलिका एंड एल्यूमिनियम विच फॉर्म कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो महाद्वीपीय पर्पटी का निर्माण करती है। सीमा का मतलब हो गया कि सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड इट फॉर्म ओशियानिक क्रस्ट, ये महासागरीय पर्पटी का निर्माण करती है। सो ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस क्या है, ज्यादा है, और ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस क्या है, वो कम है। ये ओशियानिक क्रस्ट है, इसकी थिकनेस क्या है, कम है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की क्या है, ज्यादा है। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डेप्थ होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब तापमान में औसत परिवर्तन। अगर हम इनर पार्ट में जाते हैं, वर्टिकली जाते हैं, तब कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स पर किलोमीटर की डेप्थ पर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज होता है। इसके अलावा मेंटल यानी प्रावार का हिस्सा, इट इज ए सिलिकेट लेयर विच is rich in magnesium and iron, and it's subdivided into upper and lower mental। यह जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बटी हुई है। जब हम बात करते हैं अपर मेंटल की, इट इज कूल एंड ब्रिटल, एंड लोअर मेंटल इज वार्म एंड सॉफ्ट। तो जो इनर लोअर मेंटल है वो वार्म एंड सॉफ्ट है। अप टू 2900 किलोमीटर तक होता है, यानी अप्रॉक्स हम ले सकते हैं 3000 किलोमीटर तक, यानी माइल में कन्वर्ट करें तो 2000 माइल तक। सो लोअर मेंटल कैसा है, ये वार्म एंड सॉफ्ट है, जबकि जो अपर मेंटल है वो क्या है, कूल एंड ब्रिटल है, और जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है ये हमको बताता है। तो मेंटल या प्रवार का ये डेप्थ, और अलग अलग डेप्थ पर केमिकल कंपोजिशन अलग, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग हो जाती है। इनका जो भौतिक गुण है वह भी बदल जाता है, कहीं पर ब्रिटल है, कहीं पर सॉफ्ट है, कहीं पर कूल है एज कंपेयर टू, मतलब बहुत ठंडी नहीं है, एज कंपेयर टू द लोअर मेंटल। अपर मेंटल क्या होता है, कूल होता है। तो दोनों के कंपेरिजन में
मेंटल मेक्स 83% ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम। आयतन के हिसाब से अगर हम पृथ्वी के संरचना में मेंटल की भागीदारी देखें, प्रावार की भागीदारी देखें तो कितना है, ये 83% हिस्से को बनाता है, जबकि बाई मास अगर हम देखें तो ये 67% हिस्से को बनाता है। एंड इसकी डेप्थ क्या है, 35 टू 2900 किलोमीटर, 35 से लेकर के अप्रोक्स 2900 किलोमीटर तक। अपर मेंटल की अगर हम बात करें तो अपर मेंटल इंक्लूड्स एस्थेनोस्फीयर विच इज अ विस्कस, डक्टाइल एंड सेमी मोल्टन पार्ट, जो अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट प्लस रिजिड अपर मेंटल, यानी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट प्लस कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी एंड रिजिड अपर मेंटल मेक्स लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं अस्थल मंडल और एस्थेनोस्फीयर को बोलते हैं दुर्बल मंडल, जो विस्कस एंड डक्टाइल है, सेमी मोल्टेन है, और इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट फ्लो होती रहती। लोअर मेंटल इज डेंसर एंड एज कंपेयर टू एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ये थोड़ा जैसे जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जेली टाइप का फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, न कि सॉलिड होता है। ये सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, यानी सॉलिड ना होकर के क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 3.3 टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वेरी करती है 3.3 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो रिच इन ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, OSM, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की से मिलकर के ये बना होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, संवहनी धाराएं चलती हैं, विच ड्राइव द टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्योंकि ये ऊपर के लिथोस्फीयर को जो है मूव कराएंगी, जिसके कारण टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, जो है तमाम अपर पार्ट जो है वो टुकड़ों में टूट करके कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करेगा। कोर की अगर हम बात करें तो कोर कंपोज्ड मेनली ऑफ निकिल एंड आयरन, मींस वेल नीफे का बना हुआ है, निकिल एंड आयरन यानी नीफे का बना हुआ है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। आउटर कोर की डेप्थ वह अगर हम देखें तो 3000 किलोमीटर के अप्रोक्स में होती है, और इनर कोर जो सॉलिड है वही जो है हमें एक स्टेबिलिटी देता है, जबकि जो हमारा लिक्विड वाला आउटर कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू द लिक्विड स्टेट ऑफ आउटर कोर, तो इसके वजह से ये जनरेट होता है। कोर की अगर हम बात करें तो अर्थ के टोटल कंपोजिशन में बाय वॉल्यूम ये 16% का योगदान देता है, जबकि हम बाय मास की बात करें तो अप्रोक्स 33% का योगदान देता है, अप्रोक्स। डेप्थ की बात करें तो 2900 से लेकर के ये 6400 किलोमीटर तक की डेप्थ तक पाया जाता है। और केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, निकिल एंड आयरन मेनली, यानी शार्ट में इसको हम क्या कहते हैं, नीफे। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है 5.5 टू 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी वेरी करती है। नाउ कम टू द आउटर कोर। बाह्य कोर की बात करें, डेप्थ 2900 टू 5100 किलोमीटर। स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। अभी कैसे कंफर्म होता है कि लिक्विड स्टेट में है, इट कंफर्म बाय एस वेव एब्सेंस, क्योंकि यहां पर सिस्मिक जो एस वेव होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं, शैडो जोन बनाएंगी। इसका फंक्शन क्या है, इट जनरेट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मींस वेल डायनेमो इफेक्ट काज करता है, जिससे जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यानी आउटर कोर जो हमारा लिक्विड स्टेट में है, इसी के कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है।
इनर कोर की अगर हम बात करें तो इसकी डेप्थ जो है वो 5100 से लेकर के 6400 किलोमीटर तक होती है, और ये सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इससे एस वेव्स पास होती हैं, एस वेव इससे ट्रांसमिट होती है, यानी ये सॉलिड स्टेट में। एंड इट रोटेट स्लाइटली फास्टर देन द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी के जो सतह है उससे थोड़ा ज्यादा तीव्र गति से घूमता है। ठीक है, अर्थ के केमिकल कंपोजिशन की बाय वेट अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट हैं बाय वेट परसेंटेज अगर हम देखें तो आयरन अप्रोक्स 32.1%, ऑक्सीजन, ये टोटल अर्थ के केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है, केवल क्रस्ट में या केवल मेंटल या केवल कोर की नहीं बात हो रही है। ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकेल 1.8%, कैल्शियम 1.5% एंड एल्यूमिनियम 1.4% का निर्माण करता है। अलग अलग लेयर में इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें, हाइड्रोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की बात करें, यानी एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर लेकर के देखें तो ऑक्सीजन हमारे क्रस्ट में कितना है 46.10%, ये बाई मास है, लेकिन बाई वॉल्यूम कितनी है तो 94.04%। और हाइड्रोस्फीयर में ऑक्सीजन कितनी है पर अगर हम बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखें तो 33% है, जबकि ट्रोपोस्फीयर में यानी एटमॉस्फेयर में अगर लेकर के देखें तो अप्रोक्स कितनी है 21%। ऐसे ही सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन जो है ये बाई परसेंट कितना है क्रस्ट में 28.20%, लेकिन बाई वॉल्यूम ये 0.88% है। एल्यूमिनियम ये 8.23% है बाई मास, क्रस्ट के टोटल मास के हिसाब से अगर हम परसेंटेज लेकर के देखें, और बाई वॉल्यूम लेकर के देखें तो केवल 0.48% बनाता है। आयरन की बात करें तो क्रस्ट में ये 5.63% है, लेकिन बाई वॉल्यूम ये 0.49% है। ऐसे ही कैल्शियम ये जो है 4.15% है, लेकिन बाई वॉल्यूम ये कितना है, बाई मास 4.15% है, लेकिन बाई वॉल्यूम 1.18% है। ऐसे ही सोडियम ये जो है बाई मास 2.36% है, जबकि बाई वॉल्यूम 1.11% है। मैग्नीशियम यह 2.33% है बाई मास, लेकिन बाई वॉल्यूम कितना है 0.33%। पोटेशियम यह जो है बाई मास 2.09% है, जबकि बाई वॉल्यूम कितना है ये 1.42%। इसके अलावे जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अप्रोक्स 78% है, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में अप्रोक्स 66% हाइड्रोजन है। अदर एलिमेंट्स जो है वह क्रस्ट में 0.91% है बाई मास। बाई वॉल्यूम अदर की अगर हम बात करें तो 0.07% है। वहीं अदर एलिमेंट हाइड्रोस्फीयर में अगर हम देखें तो बाई वॉल्यूम 1% है, और ट्रोपोस्फीयर में अदर एलिमेंट्स की बात करें तो बाई वॉल्यूम कितना है 1% है। तो ये अलग अलग लेयर में केमिकल कंपोजिशन है अर्थ के क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की हमने तुलना करके बताया। तो इसको याद रखे रहिएगा, क्योंकि यहां पर तुलनात्मक रूप में चीजों को जानना जरूरी है, और इसीलिए बाई मास और बाई वॉल्यूम आपको अलग अलग करके डेटा बताया गया है हर एक एलिमेंट का। हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, और उसमें भी हम सिस्मिक डिस्कंटिन्यूटी यानी कि बाउंड्रीज की चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि दो
लेयर को अलग कर देने वाली, डिसकंटिन्यू कर देने वाले बाउंड्रीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें ये पता चलता है कि कहां पर कौन सा जगह है जहां पर आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट अलग अलग हो रहे हैं, या आउटर मेंटल इनर मेंटल अलग हो रहा है, या क्रस्ट मेंटल कोर अलग अलग हो रहे हैं। कौन सी ऐसी बाउंड्री है, यानी कोनार्ड, मोहरोविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन बाउंड्रीज की हम चर्चा कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि दो लेयर को आपस में कंटिन्यू होने से रोक देने वाली लेयर, यानी डिसकंटिन्यू कर देने वाली लेयर। अब अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी है वह कोनार्ड। इसकी लोकेशन की बात करें तो कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं जो है 20 किलोमीटर की डेप्थ पर यह होती है। एंड इट सेपरेट अपर क्रस्ट फ्रॉम लोअर क्रस्ट। ये जो है अगर हम बात करें तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट का जो हिस्सा है ये आउटर क्रस्ट, और इनर क्रस्ट का जो हिस्सा है इसको सेपरेट कर देती है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के हिस्से को सेपरेट कर देती है। इसको अलग करने वाली जो लेयर है इसी को हम क्या कहते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट नॉट ग्लोबली प्रेजेंट। ये पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है, बट मोर डिस्टिंक्ट अंडर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन महाद्वीपीय परपटी वाले हिस्से में ये स्पष्ट रूप से होती है। आइडेंटिफाइड ड्यू टू अ सडन चेंज इन सिस्मिक वेव वेलोसिटी। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पर एक जो है डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि यहीं पर जो है सिस्मिक वेव की वेलोसिटी में एक सडन चेंज देखने को मिलता है जहां पर ये लेयर मौजूद रहती है। सो द अपर क्रस्ट इज मोर फेल्सिक या ग्रेनाइटिक एंड द लोअर क्रस्ट इज मोर मैफिक और बेसाल्टिक। ठीक है, फेल्सिक का मतलब हो गया आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और बेसाल्टिक यानी मैफिक कहने का मतलब है मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट उसमें जो है ज्यादा है। तो इस प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं, और ये जो डिसकंटिन्यूटी है इन दोनों में डिफरेंशिएशन करती है। और हमें ये पता चलता है कि जो अपर क्रस्ट है हमारा वो किसका बना हुआ है, फेल्सिक प्रकार के यानी ग्रेनाइटिक प्रकार की रॉक्स का, और जो लोअर क्रस्ट है वो मेनली किसका बना हुआ है, मैफिक यानी बेसाल्टिक प्रकार की रॉक का। इसके बाद है जो डिसकंटिन्यूटी, इसको कहते हैं मोहो या मोहरोविसिक। साल्ट में इसी को कह देते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता। असंबद्धता यानी दो लेयर को संबद्ध यानी आपस में जुड़ने से रोक देने वाली लेयर होती है। लोकेशन की बात करें तो अप टू 35 किलोमीटर की डेप्थ पर होती है, बट ये वेरी करती है 5 to 10 किलोमीटर अंडर ओशियन एंड 30 to 70 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट्स। एंड इट सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम मेंटल। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इनर क्रस्ट है और जो आउटर मेंटल है, यानी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, और ये आपकी हो गई कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, और यहां पर आपका है मेंटल यानी प्रावार वाला हिस्सा जिसको हम आउटर मेंटल बोलते हैं, मेंटल का आउटर वाला हिस्सा, और इसके बीच में है आपकी जो डिसकंटिन्यूटी, इसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। तो ये कोनार्ड है और ये जो है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम पड़ा हुआ है एंड्रीजा मोहरोविसिक के नाम पर, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में बताया था 1909 में एंड्रीजा मोहरोविसिक ने, इसीलिए इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। एंड इट सेपरेट क्रस्ट टू मेंटल, यह परपटी और प्रावार को अलग कर देने वाली लेयर है, सो ध्यान में रखिए इसको, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट मार्क्स अ शार्प इंक्रीज इन सिस्मिक वेव वेलोसिटी। यहां पर क्या होता है कि बहुत तेजी से सिस्मिक वेव की वेलोसिटी में बहुत तीव्रता से परिवर्तन देखने को मिलता है। इट इंडिकेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम क्रस्टल रॉक्स
to ultramafic mantle like peridotite. अल्ट्रामैफिक प्रकार की रॉक्स में जो है परिवर्तन बहुत तेजी से देखने को मिलता है। क्रिस्टल रॉक्स जो है वो अल्ट्रामैफिक रॉक में मिलने लगती है, यानी पेरिडोटाइट्स जैसे रॉक्स जो है वो मिलनी शुरू हो जाती हैं यहां पर, और इसी से इस लेयर के बारे में पता चलता है, इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चलता है, इस असंबद्धता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी असंबद्धता, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो 700 किलोमीटर की डेप्थ पर यह पाई जाती है। एंड इट सेपरेट्स अपर मेंटल फ्रॉम लोअर मेंटल। क्या करती है कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से सेपरेट कर देती है। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ये हमारा लोअर मेंटल वाला हिस्सा है और ये अपर मेंटल वाला हिस्सा, इसको सेपरेट करती है क्या? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इसको अगर हम देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मार्क्स द ट्रांजिशन जोन वेयर मिनरल फेज ऑफ ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन चेंज ड्यू टू हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर के कारण मिनरल फेजेस चेंज होते हैं, ओलिवाइन और पायरोक्सिन का चेंज देखने को मिलता है। सो यहां पर क्या होगा, सिस्मिक वेव की स्पीड फिर से सडन चेंज शो करेगी। So it causes the changes in seismic wave speeds. This depth also coincides with the lower limit of most deep focus earthquakes. जो deep focus earthquakes हैं, सबसे ज्यादा deep focus earthquakes जो है वो कहां पर आते हैं? तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी वाले एरिया में ही उनका फोकस रहता है। फोकस का मतलब हो गया कि द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स, जिसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। सबसे डीप कहां होता है? तो वो इसी रेपेटी डिसकंटिन्यूटी वाले हिस्से में होता है, और इसमें मिनरल फेजेस में क्या चेंजेस होता है? ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन का चेंज होता है। तो मिनरल चेंजेस पर भी सवाल आते हैं इसमें। नाउ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो इसकी लोकेशन 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलती है। एंड इट सेपरेट मेंटल फ्रॉम आउटर कोर। यह प्रावार को किससे अलग करती है? क्रूड वाले हिस्से से अलग कर देती है। एंड इट नेम्ड आफ्टर बेनो गुटेनबर्ग। सो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी का नामकरण किसके नाम पर किया गया? बेनो गुटेनबर्ग के नाम पर किया गया है। और ये क्या करती है? मेंटल यानी प्रावार वाले हिस्से को आउटर कोर से अलग कर देने वाली लेयर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शार्प डिक्रीज इन पी वेव्स वेलोसिटी, यहां पर पी वेव्स की वेलोसिटी बहुत तेजी से गिरती है। एंड कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ एस वेव्स, यहां पर जो है एस वेव्स पूर्णतया गायब हो जाती है। और एस वेव्स किसमें गायब हो जाती है? लिक्विड में नहीं चलती हैं। सो इट इंडिकेट्स द आउटर कोर इज लिक्विड एज एस वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, क्योंकि एस वेव्स जो है वो लिक्विड के थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकती, इसलिए ये पता चलता, चूंकि यहां पर एस वेव्स एब्सेंट हो जाती, इसलिए ये पता चलता है कि ये लेयर क्या है? लिक्विड फॉर्मेट में है। और पी वेव की वेलोसिटी में भी शार्प डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 5100 किलोमीटर की डेप्थ में है। एंड इट सेपरेट्स आउटर कोर फ्रॉम इनर कोर। ये आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय इंगे लेहमैन इन 1936। इसकी खोज इंगे लेहमैन ने 1936 में की थी। रिफ्लेक्टेड सिस्मिक वेव्स सजेस्ट द इनर कोर इज सॉलिड while the outer core is liquid। यहां पर सिस्मिक वेव का पैटर्न चेंज होता है, शैडो जोन चेंज होता है, और लिक्विड में जो एब्सेंट सिस्मिक वेव्स हैं जैसे एस वेव्स यहां पर आकर के दिखने लगती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आउटर कोर वो कैसा है? लिक्विड स्टेट में, और इनर कोर कैसा है? वो सॉलिड स्टेट में। यहां पर क्या होता है? पी वेव की वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करने लगती है, जो कि लिक्विड स्टेट में जो है सडन डिक्रीज देखने को मिलता है। तो जैसे ही सॉलिड इनर कोर में एंटर करेगा लिक्विड स्टेट से, सडन
इंक्रीज देखने को मिलेगा पी वेव की वेलोसिटी में. सो इंक्रीज इन पी वेव वेलोसिटी एज वेव्स इंटर इन द सॉलिड इनर कोर. अब इसको याद करने के लिए अगर हम देखें तो डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अर्थ की बात करें तो कोनार्ड, मोहरो, विसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन डिसकंटिन्यूटीज हैं. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक दिमाग में रखिए. हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी कमाई रेगुलर होती रहे. दोनों के लास्ट वर्ड छोड़ दीजिए. क्रस्ट, मेंटल और कोर को बनाइए और उनको आउटर और इनर में डिवाइड कीजिए और कमाई रेगुलर. कोनार्ड, मोहरोविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमैन, ये जो है डिसकंटिन्यूटी का ईपर से नीचे ऑर्डर लगा दीजिए. अर्थ का इंटीरियर आपके सामने बनकर के आ जाएगा. इंटरनल स्ट्रक्चर विथ डिसकंटिन्यूटी एंड ईच एंड एवरी लेयर आपके सामने आ जाएगा. यानी अगर हम समरी की बात करें तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है? इनर कोर, उसको कवर करता हुआ आउटर कोर, उसको कवर करता हुआ इनर मेंटल, उसको कवर करता हुआ आउटर मेंटल, उसको कवर करता हुआ आपका आउटर क्रस्ट. नॉट ऑन स्केल, स्केल पर नहीं है ये. और उसको कवर करता हुआ आपका आउटर क्रस्ट. यानी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखे तो क्या होता है? क्रस्ट मेंटल कोर में बटा होता है और हर एक पार्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट. आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, एंड इनर कोर. अब जो हमारा क्रस्ट वाला हिस्सा ये मेनली किसका बना हुआ है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का बना हुआ है. साल्ट में इसी को हम कहते हैं सियोल का बना हुआ है. आउटर जो हमारा मेंटल वाला हिस्सा है ये मेनली जो है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसीलिए साल्ट में इसको कहते हैं सीमा का बना हुआ है. और जो कोर वाला हिस्सा है ये मेनली जो है निकिल एंड आयरन का बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं नीफे का बना हुआ है. इसमें भी इनर कोर की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? सॉलिड है. आउटर कोर की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में है. जो हमारा इनर मेंटल है यह कैसा है? तो ये हमारा सेमी फ्लूइड स्टेट में है. जो आउटर मेंटल या प्रावार वाला हिस्सा ये मोल्टन फॉर्मेट में है. जो इनर क्रस्ट का हिस्सा है यह जेली टाइप का है, एस्थेनोस्फीयर बनाता है. ठीक है, कैसा है ये? तो सेमी मोल्टेन है. और जो आउटर क्रस्ट है ये हमारा रॉक्स के स्ट्रक्चर में मिलता है. और हर एक लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है. जैसे इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम कहते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. यानी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में. ऐसे ही इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी. मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी. जो आउटर और इनर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है इसको कहते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी.
जो मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो आउटर और इनर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब याद रखने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई है वो क्या है, कमाई रेगुलर। तो आपने करना कुछ नहीं है, क्रस्ट मेंटल कोर बनाइएगा, आउटर इनर में डिवाइड करिएगा और कमाई रेगुलर जो है ये टॉप टू बॉटम डिसकंटिन्यूटी लगा दीजिएगा। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा, आंतरिक संरचना बन करके आ जाएगी। तो होपफुली इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया हो। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद।